आज देश हित में देश के लिए सबसे जरूरी सवाल ये है कि भारत में मदरसे क्या कट्टरपंथ की कसाब फैक्ट्री है और क्या अब वक्त आ गया है कि देश में मदरसों की शिक्षा पर फ्रांस की तरह बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि भारत के मदरसे में लगातार आतंकवाद से रिश्तों के आरोप लग रहे हैं। कश्मीर से बंगाल तक और यूपी से असम तक देश के कई मदरसों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए हुआ और अब बिहार के एक मदरसे पर आरोप है कि वहां बम बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। पूरी खबर यह है कि 8 जून को बिहार के बांका में एक मदरसे में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इस विस्फोट में मदरसे के इमाम की मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लास्ट के बाद इमाम के शव को गायब करने की कोशिश भी हुई और आसपास के घरों के पुरुष सदस्य भी भाग गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक मदरसे के अंदर से ही बम फटा। इसी घटना के बाद बिहार के बीजेपी विधायक ने मांग उठाई है कि बिहार के सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए। अब देश हित में सवाल यह है कि मदरसे में बम कैसे आया? क्या वहां पर बम बनाने की तालीम दी जा रही थी? ब्लास्ट के बाद मौलवी का शव गायब करने की कोशिश क्यों की? धमाका कितना शक्तिशाली रहा होगा जिससे बिहार के बांका का ये मदरसा मलबे का ढेर बन गया। छत टूट गई और दीवारें कंकड़ की तरह बिखर गई और ब्लास्ट की वजह से आसपास के घरों में भी दरारें आ गई। इस धमाके में मदरसे के इमाम अब्दुल सत्तार की मौत भी हो गई। आठ जून को हुए इस धमाके के बाद बीजेपी ने बिहार की सभी मदरसों की जांच की मांग की है। मस्जिद, मदरसा, इन सारे जगहों पर केवल एक विशेष धर्म के मजबूती के लिए बात होता है, नफरत की शिक्षा दी जाती है और आतंकवादियों को मदरसों में पढ़ा लिखा करके तैयार किया जाता है, जो चाहता है कि भारत को भी दारुल इस्लाम बना दें। गनीमत यह है कि 8 जून को सुबह सुबह मदरसे में हुए ब्लास्ट के वक्त बच्चे नहीं थे, नहीं तो यहाँ हाहाकार मचा होता। मदरसे के आसपास रहने वालों के मुताबिक मदरसे में बम अंदर से ही फटा, लेकिन मदरसे में एक बम था या बमों का जखीरा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बोला कि देखिए बम जो है ना फटा तो अंदर से ही है, लेकिन ये बम ला के कौन रखा है ये हम लोग को जानकारी नहीं है इसकी। बिहार एटीएस मदरसे में हुए इस ब्लास्ट की जांच कर रही है। इस ब्लास्ट को लेकर कई चौंकाने वाले सवाल हैं। मदरसे में ब्लास्ट किस एक्सप्लोजिव से हुआ? मदरसे में बम बनाने की ट्रेनिंग चल रही थी या पहले से छिपाया गया था? ब्लास्ट के बाद मदरसे के मौलवी का शव छिपाने की कोशिश क्यों हुई? वो लोग कौन थे जो सुबह ब्लास्ट के बाद शाम को मौलाना का शव छोड़कर भागे? ब्लास्ट के बाद आसपास के घरों के पुरुष सदस्य क्यों भाग गए? ब्लास्ट के बाद मदरसा कमेटी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति सामने क्यों नहीं आया? मदरसा की एक पूरी स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग जो थी वो अब नहीं है, ध्वस्त है और इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो किन परिस्थितियों में यहाँ पे क्या रखा हुआ था, क्यों ब्लास्ट हुआ है, इसी को हम लोग अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बांका के इस मदरसे में ब्लास्ट का बड़ा आतंकी कनेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए सूत्रों के मुताबिक मदरसे में ब्लास्ट की जांच एनआईए को भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि 2006 के बाद से ही बिहार आतंकवादियों के लिए सेफ जोन बन चुका है। एनआईए ने पहले ही रिपोर्ट दी थी कि इस बेल्ट में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कई स्लीपर सेल मौजूद है। इसीलिए ये मांग उठ रही है कि बिहार में सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में आपको ये भी जानना चाहिए कि ये पहला मौका नहीं है जब देश के मदरसों और आतंकवाद का कनेक्शन जोड़कर देखा गया। इससे पहले कश्मीर से बंगाल तक और यूपी से असम तक कई मदरसों से आतंकवादियों का कनेक्शन जुड़ा। 12 अक्टूबर 2020 को
कश्मीर के शोपियन में एक मदरसे के 3 उलेमाओं को आतंकी तालीम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये खुलासा हुआ था कि शोपियन के उस मदरसे से 13 आतंकवादी पढ़कर निकले थे। पुलवामा हमले में शामिल आतंकवादी सज्जाद भट्ट ने भी शोपियन के उसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। इससे पहले नवंबर 2020 में एनआईए ने मदरसा टीचर अब्दुल मोमिन को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया। सितंबर 2020 में यूपी के हरदोई से एक मदरसा टीचर को आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि ये टीचर मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग और भर्ती का काम कर रहा था। 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि बंगाल के बर्धमान और मुर्शिदाबाद के मदरसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है। अक्टूबर 2018 में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को बर्बाद करने के लिए मस्जिद मदरसे आतंकियों के हथियार बनते जा रहे हैं। जुलाई 2019 में ही यूपी के बिजनौर से एक मदरसे में भारी मात्रा में हथियार मिले थे। और अब सब जानते हैं कि हरियाणा के पलवल में एक मस्जिद का निर्माण आतंकवादी हाफिज सईद की फंडिंग से हो रहा था। अब सवाल यह है कि अगर भारत के मदरसों में कट्टरता की तालीम दी जा रही है तो क्या अब वक्त आ गया है कि भारत भी कट्टरता की पढ़ाई के खिलाफ फ्रांस वाला मॉडल अपनाए? फ्रांस में इसी साल एक क्रांतिकारी कानून पास किया गया जिसका पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्कों में विरोध हो रहा है। फ्रांस ने कानून पास किया है कि 3 साल से ज्यादा उम्र के सभी बच्चे स्कूल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि फ्रांस में मदरसों की शिक्षा पर बैन लग चुका है। इसके अलावा फ्रांस ने मस्जिदों की फंडिंग, इमामों की ट्रेनिंग पर नजर रखने का भी फैसला किया था। इसका मतलब है कि कट्टरवाद बढ़ाने वाली मजहबी शिक्षा पर अब फ्रांस का पूर्ण नियंत्रण है। इसके अलावा फ्रांस ने विदेश से कट्टरवादी इमाम मौलानाओं पर बैन लगा दिया है जो फ्रांस में कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देते थे। और अब देश हित में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मदरसों की शिक्षा मुस्लिम बच्चों का जीवन स्तर उठाती है या उन्हें नीचे गिराती है। पीएचडी की पढ़ाई करने वाले छात्रों द्वारा की गई थीसिस का डिजिटाइजेशन करने वाली संस्था शोध गंगा के आंकड़ों के मुताबिक मदरसों में पढ़ने वाले सिर्फ 2% छात्र ही भविष्य में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, जबकि 42% छात्रों का उद्देश्य भविष्य में धर्म का प्रचार करना होता है। 16% छात्र शिक्षक के रूप में धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। 8% छात्र इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं, जबकि 30% का मकसद मदरसों से शिक्षा हासिल करने के बाद सामाजिक कार्य करना होता है, जबकि 2% छात्र भविष्य में धर्म गुरु बनना चाहते हैं। यानी मदरसों से पढ़ने के बाद विज्ञान का या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा नाम मात्र के छात्रों की होती है, लेकिन हमें लगता है कि इसके लिए छात्र नहीं बल्कि वो मदरसा व्यवस्था दोषी है जो धर्म की आड़ में छात्रों को आधुनिक शिक्षा से वंचित कर देती है। और इसके लिए मुस्लिम वोट बैंक की वो राजनीति भी जिम्मेदार है जिसमें 70 वर्षों तक मुसलमानों का तुष्टीकरण किया गया, लेकिन मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि की लाइन में सबसे पीछे ढकेल दिया। इसी तुष्टीकरण की आड़ में वर्षों तक अल्पसंख्यक महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति नहीं दिलाई गई, शरिया कानूनों को बढ़ावा दिया गया और मदरसों में शिक्षा और धर्म का गठजोड़ बनाकर अल्पसंख्यकों से आधुनिक शिक्षा के अवसर भी छीन लिए गए। कोई व्यक्ति क्या पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ाना चाहता है, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन देश हित में हम मानते हैं कि जिस देश में अलग अलग धर्मों के लोगों के अलग अलग कानून होंगे, अलग अलग शिक्षा व्यवस्थाएं होंगी, वो देश कभी एकता और अखंडता के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अब देश हित में हम आपको दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आईएसआईएस के कथित आतंकवादी से मिलवाते हैं। इस आतंकवादी को पता है कि भारत में जय श्री राम के नारे का फायदा कैसे उठाया जा सकता है, कैसे जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जा सकती हैं। आईएसआईएस के इस कथित आतंकवादी ने आरोप लगाया है कि जेल में उसे पीटा गया और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया।
इस आतंकवादी को उम्मीद है कि ये आरोप लगाने से उसे कई पार्टियां और कई संगठनों की सहानुभूति भी मिलेगी। वो अपने आप को बेचारा भी साबित कर पाएगा और उससे ये सवाल भी नहीं पूछा जाएगा कि जेल में उसके पास वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल फोन कहां से आया। इसलिए मारा कि मैं आतंकवादी केस में हूँ और जय श्री राम के मुझसे नारे लगवाए जा रहे हैं। मैंने उससे मना कर दिया और अगर मैंने मना करने पे फिर उन्होंने मुझे डंडों से मारा, पीटा तबीयत से। और इसलिए मारा कि मैं आतंकवादी केस में हूँ और जय श्री राम के मुझसे नारे लगवाए जा रहे हैं। मैंने उससे मना कर दिया और अगर मैंने मना करने पे फिर उन्होंने मुझे डंडों से मारा, पीटा तबीयत से। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद ये बगदादी का संदिग्ध आतंकवादी राशिद जफर है। इसे मालूम है कि भारत में कैसे सांप्रदायिक सहानुभूति बटोरी जा सकती है। अगर मैंने मना करने पे उन्होंने मुझे डंडों से मारा, पीटा तबीयत से। और ये जानता है कि किस धार्मिक नारे को लगाने से उसे आतंकवादी की बजाय पीड़ित मान लिया जाएगा और उसके समर्थन में कुछ पार्टियां खड़ी हो सकती हैं। पहले आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी का पूरा आरोप सुनिए। हाल करा मुझे वार्ड में निकाल के, मुझे 2 बंदों ने और एक सिपाही ने, एक हेडवार्डर ने मारा और यूँ इसलिए मारा कि मैं आतंकवादी केस में हूँ और जय श्री राम के मुझसे नारे लगवाए जा रहे हैं। मैंने उससे मना कर दिया और अगर मैंने मना करने पे फिर उन्होंने मुझे डंडों से मारा, पीटा तबीयत से। और 2 बंदे हो रहे हैं, उसके सिपाही कहते हैं, 2 बंदे हो रहे हैं जो क्या ऑर्डिनरी के सेवादार हैं। हमें वार्ड में निकालना चाहते हैं आतंकवादी के लिए, ताकि हमें वार्ड में निकाल के मारे। और उन्होंने सबसे पहले काम मेरे ऊपर। अब आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी का पूरा परिचय भी जान लीजिए। इसे देश भर में आत्मघाती और सीरियल ब्लास्ट की साजिश बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसे 2018 में गिरफ्तार किया गया था। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी राशिद जफर ने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की है ताकि चोट और जेल में जय श्री राम के नारे लगवाने के उसके आरोप पर सहानुभूति मिले और उसे बेल मिल जाए। यानी एक आतंकवादी भी जानता है कि देश में सांप्रदायिक सहानुभूति कैसे बटोरी जा सकती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद उसके वकील ने बेल एप्लीकेशन फाइल की है। आतंकवादी के आरोपों की बजाय अब जांच इस बात की हो रही है कि आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी के पास जेल में मोबाइल फोन कैसे आ गया। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और अब उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल के बारे में आपको जानकारी दे दें। यूपी में बड़ी हलचल है, दिल्ली तक सरगर्मी है। सीएम योगी दिल्ली में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। तमाम मुलाकातों और बैठकों का सिलसिला चल रहा है। सीएम योगी कल भी दिल्ली में ही रहने वाले हैं। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। उससे पहले सीएम योगी दोपहर लखनऊ से दिल्ली पहुंचे और सीधे यूपी भवन गए। वहां से सीएम योगी अमित शाह से मिलने 6 कृष्णा मेनन मार्ग पहुंचे। करीब 1 घंटे 40 मिनट तक ये मुलाकात चली। इस बीच अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह के घर पर पहुंची। अभी थोड़ी देर पहले जितिन प्रसाद भी सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं और इन तमाम मुलाकातों का मकसद क्या है, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन यूपी से दिल्ली तक बीजेपी की राजनीति में हलचल बहुत तेज है। खासकर पिछले 15 दिनों की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर डालें तो लखनऊ से दिल्ली तक बहुत सरगर्मी रही है। 21 से 23 मई के बीच बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल की पार्टी और संघ नेताओं के साथ दिल्ली में कई दौर की बैठकें हुई। 25 मई को संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ पहुंचे। उसके बाद 27 मई को योगी आदित्यनाथ लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे। 31 मई को बीएल संतोष ने यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ मुलाकात की। बीएल संतोष ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर यूपी कोर ग्रुप की 3 घंटे मीटिंग हुई। 1 जून को बीएल संतोष ने केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा से मुलाकात की। 2 दिनों में यूपी के 22 मंत्रियों से बीएल संतोष की मुलाकात हुई। बीएल संतोष ने यूपी में संघ के दोनों क्षेत्र प्रचारकों से लखनऊ में मुलाकात की। शाम 6:15 बजे बीएल संतोष और सीएम योगी के बीच 2 घंटे मुलाकात हुई। उसके बाद 2 जून को सुबह 9 बजे लखनऊ के विधायक, सांसदों, मंत्रियों से बीएल संतोष की फिर मुलाकात हुई। सुबह 10:30 बजे पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। दिल्ली में देर रात जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात। उसके बाद 3 जून को योगी आदित्यनाथ का
गोरखपुर दौरा रद्द हुआ। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक दिल्ली में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा से मिले। 4 जून को यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी और संघ की बैठक हुई। उसके बाद 5 जून को सुबह 11 बजे दिल्ली में संघ और संगठन की बैठक। योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा रद्द हुआ। पीएम मोदी की बीएल संतोष, जेपी नड्डा के साथ बैठक। उसके बाद 6 जून को सुबह 11 बजे राधा मोहन सिंह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले। 7 जून संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ पहुंचे। 9 जून सीएम योगी के घर पर शाम 7 बजे सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात हुई। 10 जून को अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और मुलाकातों का दौर जारी। और यूपी की सियासत में एक और हलचल एक दिन पहले हुई है, जिसकी लहरें तरंगे आप उठ रही हैं। कांग्रेस के महासचिव रहे जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि यूपी के 12 से 14% ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिहाज से बीजेपी का यह फैसला कारगर हो सकता है। लेकिन यूपी में सबसे पहले जितिन के खिलाफ ब्राह्मण चेतना परिषद ने ही बिगुल फूंक दिया। जितिन इस ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक हैं, लेकिन इस मंच से एक के बाद एक जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के महासचिव जितिन प्रसाद ने 9 जून को जब बीजेपी का गुलदस्ता थाम लिया तो यूपी से दिल्ली तक की सियासत में सरगर्मी दिखी। कांग्रेस पार्टी वाले जितिन को बेकार साबित करने पर तुल गए। बीजेपी ने बड़ी उम्मीदों से शामिल किया था और ये उम्मीद उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर थी, जहां जितिन प्रसाद को ब्राह्मण वोट साधने वाले नेता के तौर पर जाना गया। एक गैर राजनीतिक संगठन ब्राह्मण चेतना परिषद, उसका मैं संरक्षक हूँ। चला तो उसे कोई और रहे, और वो मुझे लगातार आमंत्रित करते थे और मेरा प्रयास था कि समाज को एकत्रित करूं, जहाँ समस्याएं हैं उत्पीड़न की, अधिकारों की, नौजवानों की भविष्य की, उस पर चर्चा भी करूं और जो भी प्रयास हो सकता है उनके हितों की रक्षा के लिए वो करूं। मगर अब जो मैंने फैसला लिया है, मैं और प्रभावी ढंग से उनके कार्य कर सकता हूं। जितिन को ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करने का भरोसा है, लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए। ये ब्राह्मण चेतना परिषद के उन जिलाध्यक्षों के इस्तीफे वाली चिट्ठियां हैं जो जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने के बाद सामने आने लगी है। गाजीपुर, उन्नाव, बलिया, चंदौली, मुजफ्फरनगर, जालौन और अलीगढ़ के जिलाध्यक्षों ने ब्राह्मण चेतना परिषद से इस्तीफा दे दिया है। पहले से ही ये सारे चीजें तय थी कि उनको कब बीजेपी में शामिल होना है, और ये सबसे बड़ा विश्वासघात अगर है तो वो ब्राह्मणों के लिए है, क्योंकि उन्होंने विश्वास करके जो परिषद से उनका जुड़ाव रहा है। आज कुछ लोग जो आरएसएस से ही जुड़े रहे, जिन्होंने भीड़ बढ़ाने का काम किया, वही लोग जो है इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि ब्राह्मण चेतना परिषद के यूपी अध्यक्ष रामजी पांडे ने जी न्यूज से फोन पर बातचीत में कहा कि 1-2 जिलाध्यक्षों के इस्तीफे की खबर भर है, लेकिन किसी का आधिकारिक तौर पर कोई पत्र नहीं मिला है। कुछ कांग्रेसी साथ में जुड़े थे, वह लोग ही साथ छोड़कर जा रहे हैं। जितिन के ब्राह्मण चेतना परिषद में बड़ी संख्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थक जुड़े थे, जो जितिन के पाला बदलने के बाद संगठन छोड़ रहे हैं। दरअसल जितिन प्रसाद को यह उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन प्रियंका गांधी ने अजय कुमार लल्लू पर भरोसा जताया, जिसके बाद से ही जितिन प्रसाद कांग्रेस से काफी नाराज चल रहे थे। इसी बीच जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन किया और कोविड की पहली लहर के दौरान वर्चुअल तरीके से उन्होंने पूरा अपना संगठन खड़ा किया। वैसे जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होने की जमीन पिछले 2 सालों से तैयार कर रहे थे और इसीलिए जितिन प्रसाद ने यूपी में ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन भी किया और संरक्षण बने। तब उनसे यूपी के तमाम विरोधी पार्टियों के ब्राह्मण जुड़ गए, जो अब जितिन पर धोखे का आरोप लगा रहे हैं। जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग फर्जी मुकदमों में जेल भेजे गए, उनके लिए आप क्या करेंगे? मैं कहना चाहता हूं, आपने जो ब्राह्मण चेतना परिषद बनाया था, आज उसके लोग आपको छोड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में आपके प्रति भारी आक्रोश है। आपने ब्राह्मणों के हित की बात नहीं की है, केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। अब जितिन प्रसाद के सामने बड़ी चुनौती है कि वो यूपी में ब्राह्मण वोट को कितना साध पाते हैं, क्योंकि यूपी के 29 से 30 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोट नतीजों को प्रभावित करते हैं और ये वोट 2014 से लगातार बीजेपी के पाले में जाता रहा है।
2014 लोकसभा चुनाव में 72% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले थे, जो 2017 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 80% हुए और 2019 के लोकसभा चुनाव में 82% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले। बावजूद इसके योगी कैबिनेट में शामिल 9 ब्राह्मण मंत्रियों में से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा को छोड़कर किसी ब्राह्मण को महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिला और योगी सरकार में ब्राह्मणों के नाराज होने की चर्चा शुरू हो गई। जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल होने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि वोट बैंक में आशंकित डैमेज को कंट्रोल किया जा सकेगा। विशाल पांडे के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। जितिन प्रसाद बीजेपी में आ तो गए हैं, लेकिन उन पर चौतरफा राजनीतिक हमले हो रहे हैं। अब तो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी जितिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री को लेकर चुटकी ली। आप भी सुनिए राजू श्रीवास्तव की वो पॉलिटिकल चुटकी। यार अजीब चल रहा है यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये राहुल गांधी के जितने सखा हैं सब छोड़ के बीजेपी में घुसे आ रहे हैं। पहले देखो सिंधिया है बीजेपी में, अब ये जितेंद्र प्रसाद आ गए। आज जितेंद्र प्रसाद उनकी तीन पीढ़ी कांग्रेस में रही। हाँ, राहुल गांधी के ये लोग खास दोस्त। अब कहीं राहुल गांधी ना आ जाए बीजेपी में, मोदी जी राहुल गांधी को ना लेना, नहीं एक आदमी रहने दो कांग्रेस में। यार कोई ना रोक रहा है ना कोई टोक रहा है, सब चले आ रहे हैं बीजेपी में। वैसे एक बात है, राष्ट्रीय पार्टी तो अपने देश में एक ही है बीजेपी, बाकी या तो पारिवारिक पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है। अब यार अगर विपक्ष में कोई रहेगा नहीं तो कैसा लगेगा? कहीं पुराना जमाना ना आ जाए वो वाला राजा वाला कि जो हम लोग इतिहास में पढ़ा है। तो ऐसे न्यूज़ आया करेगी, राजा नरेंद्र मोदी आज शाम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए। राजा नरेंद्र मोदी ने ये कहा। चलो ये वाला टाइम भी देख लेंगे, क्योंकि यार ये राजा वाला और शहंशाह वाला हमने देखा नहीं यार, किससे कहानी में पढ़ा है। वैसे जितेंद्र प्रसाद एक बात बता दें गुरु, आ तो गए हो, बीजेपी में काम बहुत करवाते हैं, पहले खूब काम करना पड़ेगा, खूब दौड़ाएंगे। वैसे आपको याद दिला दें, राजू श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के नेता रह चुके हैं और इन दिनों उत्तर प्रदेश फिल्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद पर। देश हित में अब हमारी खबर सोसाइटी में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए। आपको पता ही होगा कि कल कोलकाता के पास उत्तर 24 परगना की सुखो वृष्टि सोसाइटी में एनकाउंटर हुआ था। सोसाइटी में एनकाउंटर। सुखो वृष्टि सोसाइटी एक पॉश सोसाइटी है। करीब 2 हफ्तों से वहां पर पंजाब के 2 गैंगस्टर रह रहे थे, लेकिन सोसाइटी में रहने वाले लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सोसाइटी में गैंगस्टर रह रहे हैं। उन्हें तब पता चला जब बंगाल एसटीएफ ने सोसाइटी में घुसकर उन दोनों गैंगस्टर को मार गिराया। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी सोसाइटी में कोई अपराधी नहीं रहता? क्या आपको पता है कि आपके फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब सोसाइटी में रहने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी है। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, ऊपर घर और नीचे पार्किंग। ऐसी बहुमंजिला इमारतों में कई फ्लैट्स होते हैं। पिछले 10-15 सालों में भारत के शहरों में मिडिल क्लास का ये नया बसेरा है, जहां आपकी जरूरत की हर चीज मिल जाती है। लेकिन ऐसे फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को ये पता नहीं होता कि बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है, क्या करता है, कब जाता है, कब आता है। ऐसे में सवाल आपसे है कि क्या आपको ये पता है कि आपके पड़ोस में कौन रहता है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपके बगल वाले फ्लैट में रहने वाले लोग क्या करते हैं? नहीं, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी। आपका ऐसे ही अनजान बने रहना अब आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको 24 घंटे पुरानी एक तस्वीर दिखाते हैं। ये कोलकाता के पास उत्तर 24 परगना के न्यू टाउन की सुखो वृष्टि सोसाइटी है।
यहाँ बंगाल एसटीएफ और 2 गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर चल रहा है। पंजाब के 2 गैंगस्टर यहाँ पिछले 10-12 दिनों से रह रहे थे, जिन्हें बंगाल एसटीएफ ने मार गिराया। जब हम लोगों ने उन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की। उसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग की। इस घटना के एक दिन बाद अब लोग डरे हुए हैं। सुखोवृष्टि में रहने वाले हबीबुल रहमान और विजय कुमार सिंह बताते हैं कि उन्होंने पहली बार कोई एनकाउंटर देखा था। 2014 से इधर रह रहा हूँ, अराउंड 7 इयर्स हो चुका है, तो ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ है। छोटा मोटा सिक्योरिटी कंसर्न्स इधर हुआ था पहले, बट ऐसा बड़ा ऐसा कुछ पहले हम लोगों को नहीं मिला। इतना ज्यादा फायरिंग होने लगा कि सब लोग डर गए, तो वहीं पर रूम बंद करके हम लोग बैठे। आपके हम बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। दहशत में थे उस समय जब? हाँ, तो नॉर्मली तो डर तो रहेगा ही सबको, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा ये चीजें। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उनके बगल वाले फ्लैट में कोई गैंगस्टर कैसे रह रहा था, उस गैंगस्टर को फ्लैट कैसे मिला, आखिर सोसाइटी में रहने वाले लोगों और पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम न्यू टाउन के सुखोवृष्टि पहुंची। 22,500 फ्लैट वाली इस सोसाइटी में 1 लाख लोग रहते हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम बेहद खराब। ये वही कॉम्प्लेक्स है जहां पर कल ठीक 3:30 बजे 2 पंजाब के गैंगस्टर्स को वेस्ट बंगाल एसटीएफ ने मार गिराया था। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाती हूं कल जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो रेसिडेंट्स है इस सुखोवृष्टि कॉम्प्लेक्स के, बेहद दहशत में है कि आखिरकार कितने दिनों से वो इन गैंगस्टर्स के साथ रह रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। कुल मिलाकर 22,500 फ्लैट है और करीब करीब 1 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हम सबसे पहले शुभोदीप मलिक से मिले। शुभोदीप पिछले 5 साल से यहाँ रहते हैं। कल की घटना के बाद वो भी डरे हुए हैं। हमने उनसे पूछा कि यहाँ सुरक्षा के इंतजाम हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये तो वेरिफिकेशन तो सब यहाँ पे जो बोकार्ड लोग काम करते हैं, बोकार्ड लोग का माध्यम से होता है। वो लोग बोलते हैं जो एक तो पेपर पुलिस के पास जाके वेरिफिकेशन होता है, एक तो पेपर मेंटेनेंस ऑफिस जो मेंटेनेंस कर रहे हैं यहाँ पे उन लोग के पास रहते हैं। बट वो लोग कभी आके फिजिकली वो फ्लैट में कभी चेक नहीं किया। शुभदीप की बात से ये समझ में आया कि एक तो इतनी बड़ी सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, साथ ही किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन भी ठीक से नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसी घटना होती है। हालांकि इसे ठीक करने के लिए वो कुछ सुझाव भी देते हैं। पुलिस के साथ साथ भी यहाँ पे भी हमारा जो मेंटेनेंस अभी जो मेंटेनेंस वाला है वो लोग को ऐसे यहाँ पे टीम करना, जो यहाँ का परमानेंट रेसिडेंस ओनर है वो लोग के पास भी पावर देना चाहिए। जो आपका बिल्डिंग में यहाँ पे कौन कौन रह रहे हैं, रेंट पे कौन आ रहा है, उसके पास भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वो भी बोल सकते हैं, बट मेंटेनेंस वाला तो नहीं आके विजिट करके नहीं तो बोल सकते जो अभी क्या हो रहा है। इसके बाद हमने सुखोवृष्टि में कई वर्षों से रह रहे सुब्रतो साहा से भी बात की। उनका भी यही कहना है कि पता ही नहीं होता कि बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है। मकान खरीदने वाला ब्रोकर की मदद से मकान किराए पर लगाता है। पुलिस वेरिफिकेशन का काम लोकल थाना और ब्रोकर ही करते हैं। सोसाइटी के मेंटेनेंस की टीम को सिर्फ वेरिफिकेशन की एक कॉपी दी जाती है। पड़ोसियों को तो कुछ भी पता नहीं चलता। रेंट पर नियम है 11 महीना के लिए एग्रीमेंट होगा, 1 महीना ब्रोकर ले लेंगे पैसा। 11 महीना को फ्लैट ओनर को मिलेगा, 1 महीना ब्रोकर ले लेंगे। और एग्रीमेंट का नियम तो बहुत सा है, लेकिन हम मानते ही नहीं है। 1 तो कॉपी आपको थाना में देना पड़ेगा, 1 तो कॉपी सुखोवृष्टि जो मेंटेनेंस है वहाँ पर देना पड़ेगा, और 1 कॉपी मालिक का अंदर रहेगा। लेकिन अगर भूओ देना है कि असली देना है क्या मालूम, ये तो कुछ मालूम नहीं होगा। अब सवाल ये भी है कि जब किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो दोनों गैंगस्टर को सुखोवृष्टि में फ्लैट मिला कैसे? दरअसल जिस फ्लैट में दोनों गैंगस्टर रह रहे थे वो मकान शब्बीर अली नाम के एक व्यापारी का है। तकरीबन 15 दिन पहले सुशांतो नाम के एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने उनका मकान सुमित नाम के एक व्यापारी को किराए पर दिया था। लॉकडाउन होने की वजह से शब्बीर अली सुमित से मुलाकात नहीं कर पाए। किराए पर फ्लैट देने के बदले में सुमित से आधार कार्ड और पासपोर्ट की फोटोकॉपी ली गई थी। फ्लैट भले ही सुमित ने लिया, लेकिन यहाँ पर रह रहे थे पंजाब के 2 इनामी गैंगस्टर। इसीलिए सवाल ये है कि क्या किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन सही से होता है?
पिछले कुछ समय से इस तरीके की सोसाइटियों में हत्या, फायरिंग, एनकाउंटर जैसे मामले और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि लोग जो आस पड़ोस में रहते हैं उनको ये जानकारी नहीं होती कि उनके बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है, क्यों रह रहा है। फ्लैट में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं। शायद इसलिए कोलकाता के पास न्यू टाउन की सोसाइटी में 2 गैंगस्टर कई दिनों से रह रहे थे और किसी को मालूम तक नहीं था। इसलिए जरूरी ये है कि आप जानें कि आपके बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है और अपने पड़ोसियों की जानकारी रखें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। न्यू टाउन से कैमरा पर्सन फेलिक्स ओकिनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। कल देशहित में हमने आपको दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश के बैतूल में गांव के लोग वैक्सीन लगाने आई टीम के खिलाफ पत्थर उठा लेते हैं। आज हम आपको बिहार के बेगूसराय की कहानी दिखाएंगे, जहां गांव की महिलाओं ने वीडियो और वैक्सीनेशन टीम को देखते ही लाठी उठा ली। वैक्सीन को लेकर कई गांवों में लोग इस कदर डरे हुए हैं कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। बैतूल ने पत्थर तो बेगूसराय ने उठाई लाठी। मध्य प्रदेश से बिहार तक वैक्सीन संग्राम। ग्रामीण भारत में कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों का भ्रम वैक्सीन लगाने वाली टीम पर भारी पड़ रहा है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश के बैतूल में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी पर पत्थर लेकर मारने दौड़ी। इसी तरह बिहार के बेगूसराय में भगवानपुर प्रखंड की कई महिलाओं ने वैक्सीनेशन टीम को देखते ही लाठी उठा ली। बेगूसराय के भगवानपुर ब्लॉक में ये एक दलित बस्ती है। वीडियो में 2 महिलाएं दिखाई दे रही हैं। दोनों के हाथ में लाठी है। इनमें से हरे रंग की साड़ी में जो महिला है उनकी गोद में बच्चा भी है। दूसरी तरफ ब्लॉक के बीडीओ और उनके साथ वैक्सीनेशन टीम मौजूद है। दोनों महिलाएं बार बार इन लोगों को लाठी दिखाकर यहां से जाने को कह रही हैं। वीडियो में शोर अधिक होने की वजह से आवाज स्पष्ट समझ नहीं आ रही, लेकिन जितनी बातें समझ में आई वो आप भी समझिए। इतने में अधिकारियों की टीम से 2 महिलाएं इन्हें समझाने के लिए आगे बढ़ी। अब आप आगे सुनिए। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि लोगों को समझाने के लिए बीडीओ और स्वास्थ्य टीम के अलावा पुलिस कर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने सबको खदेड़ दिया। इसके बाद गांव के कई लोगों के पास टीम पहुंची, लेकिन सभी मना करते गए। इस बीच एक और महिला लाठी उठाए खड़ी थी। देखिए ऊपर तारो छिके यहाँ लटक नहीं चाहिए, पता चले सुइया वाला दूसरे सुइया तोरा चालू हो जतो। बेगूसराय के गांव में वैक्सीनेशन टीम के सामने अब एक और बड़ी चुनौती थी। चुनौती इस बुजुर्ग महिला को वैक्सीन लेने के लिए मनाने की। अब देखते हैं कि कौन किसको मना पाता है। पहले नंबर है कोरोना वाला हमारे पुरुष पड़ल है हमहु तो ले लिया हमको का तो तोरा में बुढ़ा बनतर होय छै कि नै छ महाराज उमर होले जा चुपचाप छु जा हम बुढ़ा नहीं मानबे हां ना बुढ़ा मांगना बुढ़ा तो जबरदस्ती ले ली क्षेत्र में लोग जाते हैं। हां वो हंसला से नहीं होता उनका उमर कोई उमर से हमें जानबे मर जाता से हमरा हसन मर जेते हमें बीग देबे उठाई ना वो जरूरी है नहीं छै गोसा ना वो ना बात बोलल पर हो जाए ठुस आप सुन लीजिए आप सुनिए दादा जी इधर आइए दादा जी तनी सुनाई छिए अच्छा नहीं हो 2 महीना हमरा बुढ़ा के भए गेलै 1 रुपया हम अथी ले के चंदा औसल के त हम बुढ़ा के दबा
अथी वाला दिलों तो तनिक तन मने ले इधर आइए सुनिए सर मिलने आए हैं, बात तो कर लीजिए। सर मतलब आए हुए अरे वो सर आए हुए हैं आपके घर में, बोले चलो कोई घर कोई दिक्कत नहीं हमें निक कैलौ बुढ़ा गोसा नहीं करियो सुनिए वो गोसा ना गोसा के बाते ना बोलल करो गांव के लोग छिए कि नहीं गांव के लोग छ होय सकी। इन लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि वैक्सीन कोरोना से भी खतरनाक है। ये निश्चित रूप से अफवाह है, भ्रम है, झूठ है। लेकिन ब्लॉक अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लाख कोशिशों के बावजूद इन महिलाओं के दिमाग से वैक्सीन का भ्रम नहीं निकाल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हैरान करती हैं तस्वीरें जिस कोरोना से पूरी दुनिया डर रही है। इन लोगों को कोरोना से ज्यादा डर वैक्सीन से लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली जब से अनलॉक हुई है, राजधानी में रहने वाले कई लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया है। यह हालात तब हैं जब अनलॉक होने के बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। और एक और बड़ी बात सुन लीजिए। पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया है कि भारत के दूसरे शहरों के मुकाबले में दिल्ली में कोरोना महामारी सबसे तेज गति से फैलने का खतरा है। देखिए रिपोर्ट। तो तीसरी लहर को बुला रही है दिल्ली। ये सवाल दिल्ली के लोगों से है, खासकर उन लोगों से जिन्होंने दिल्ली अनलॉक होते ही मास्क उतार दिए। मास्क नहीं लगाया। हाँ जी, मास्क में लेने जा रहा हूँ मास्क। कोरोना की भी दूसरी लहर आई थी, सब लोग दूसरी लहर आई थी, कुछ भी नहीं सीखा उससे। नहीं सीखा है, अभी लेने जा रहा हूँ। अभी खराब हो गए, सब खराब हो गए ना। ये दिल्ली का न्यू अशोक नगर है, नोएडा से सटा हुआ इलाका है। कई लोग बिना मास्क के हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि मास्क सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि औपचारिकता के लिए पहन रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए ही मत। ये तो आप तस्वीर देखकर ही समझ सकते हैं। मास्क नहीं लगाया आपने? लग तो रहा कहाँ लगा? अभी आपका मास्क नीचे था, कैमरा में आपने लगाया फिर उसके बाद अरे गिर जाता है यार, लपट जाता है। अभी पानी पिए थे ना, नाक के ऊपर लगाया। अब ठीक, अब कोरोना से आप भी बचेंगे। अनलॉक होने के बाद दिल्ली में बाजार खुल गए, मॉल खुल गए, मेट्रो चलने लगी। सरकार ने अनलॉक में कोरोना नियमों के पालन के नियम जारी कर दिए, लेकिन कुछ लोग कहां मानने वाले हैं। कई लोगों के आप देख सकते हैं तस्वीरों में मास्क नाक के नीचे है, कई लोगों ने मास्क को लगा नहीं रखा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे कतई भी पालन नहीं हो रहा है। लोग सट के चल रहे हैं, 6 गज की दूरी जैसी कोई चीज भी यहाँ पे नहीं दिख रही है। कई एक्सपर्ट्स ने भी कई बार दोहराया कि कोरोना से बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप मास्क लगाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सैनिटाइजेशन करिए। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को भी झेलने के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली वासियों ने इससे कोई भी सीख नहीं ली। छूट का गलत फायदा उठाने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले लोग ही दिल्ली के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शायद यही वजह है कि दिल्ली में अनलॉक के बाद कोरोना के नए मामले अचानक बढ़ने लगे हैं। दिल्ली 7 जून को अनलॉक हुई थी। उस दिन देश की राजधानी में कोरोना के नए मामले 231 दर्ज हुए थे और 36 लोगों की मौत हुई थी। अब उससे 2 दिन पहले का आंकड़ा देखते हैं, यानी अनलॉक से पहले के 2 दिन का आंकड़ा। 5 जून को दिल्ली में कोरोना के 414 नए केस दर्ज हुए और 60 लोगों की मौत हुई। लेकिन 6 जून को 381 नए केस आए और इस दौरान 34 लोगों की मौत हुई। यानी 5 जून के बाद 6 जून को मामले कम हुए। इसी तरह 7 जून को भी नए मामले 6 जून के मुकाबले कम दर्ज किए गए। अब अनलॉक के बाद 2 दिनों का आंकड़ा देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 जून को दिल्ली के अनलॉक होने के दिन 231 नए केस आए, लेकिन उसके बाद 8 जून को 316 नए मामले दर्ज हुए और 41 लोगों की मौत हुई, जबकि 9 जून को 337 नए केस सामने आए। यानी घटने के बजाय संक्रमण के नए मामले बढ़ गए। यही बढ़ते आंकड़े दिल्ली के लिए संकट हैं और इसीलिए डॉक्टर लगातार सावधान कर रहे हैं कि लोग कोरोना नियमों का पालन करें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है।
थोड़ी सी सब्र और रखिए, क्योंकि जो ये इस वक्त कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो किया है, क्योंकि एक तो वेरिएंट था, लेकिन वेरिएंट भी फैलता नहीं अगर हम उसको फैलने के लिए कंडीशन ना देते। तो जैसे भी सलाह दे रहे हैं उसे मानिए। मास्क को अभी बिल्कुल मत उतारिए, मास्क पहने रखिए, सैनिटाइजेशन भी करिए, डिस्टेंस भी मेंटेन रखिए। और अगर कुछ महीने और, जब तक सब वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता, वेरिएंट ट्रेस नहीं हो जाते, ट्रैक नहीं हो जाते, तब तक अगर आप बड़ी बड़ी शादियां और कुछ और ना करें तो कोई हर्ज नहीं है, बहुत लोगों की जान बचेगी। आप सेलिब्रेशन बाद में कर लीजिए। वैज्ञानिक अक्टूबर नवंबर में तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। देश को तीसरी लहर से बचाने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो तीसरी लहर पहले भी आ सकती है। दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावधानी अब भी बेहद जरूरी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.